बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन में लेक्चर नंबर 2 विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, आपने अपनी पिछली क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि फर्ज करें कोई भी मैग्नेट अगर आपके पास मौजूद हो, ठीक है, वो अपने एरिया के इर्द गिर्द बाकी तमाम बॉडीज को या तो अपनी तरफ खींचता है या क्या करता है अपनी तरफ या फिर रिपेल करता है इर्द गिर्द तमाम में। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ देम, ये मैं उसको ड्रॉ करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वो अपने इर्द गिर्द अगर इसके पास कोई भी लोहा या कोई भी ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आया जाए तो ये क्या करेगा, या तो ये उसको रिपेल करेगा या ये उसको अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल हमारी जमीन में तो सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स ही होती है, हमारी जमीन में रिपल्सिव फोर्स तो है नहीं है। तो दुनिया की तमाम बॉडीज जो हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाती हैं। यानी अगर हम जमीन को एक स्फेयर की मानद ड्रॉ कर लें तो क्या होगा जमीन में तमाम मटेरियल जमीन की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई देंगे। फर्ज करें अगर आप यहां कोई भी मैस यहां रखते हैं तो मैस क्या होगा, वो इसकी तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप यहां मौजूद हैं, ये लें जी आप यहां मौजूद हैं। सो वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग टुवर्ड द अर्थ, जमीन के ऊपर जाएंगे, ना कि जमीन के अंदर। वहां पहले ऊपर जाके हिट होंगे, फिर ये मैं नहीं कह सकता कि आप जमीन के किस जगह पे जाने वाले हो। तो बहरहाल फर्स्ट आप जमीन के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे। जमीन आपको हर अपने इर्द गिर्द अपनी एक फील्ड के गिर्द अपनी तरफ खींच रही है। इसकी भी एक फील्ड होती है। फील्ड इसका वो एरिया है जिस जगह पर ये अपनी बाकी तमाम बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो वंस यू हैव गॉन बियॉन्ड द फील्ड, ऑब्वियसली इट इज नॉट अट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी। आमतौर पे वैसे कहा जाता है कि मैसेज की अट्रैक्शन किसी जगह पे भी खत्म नहीं होती, वो इनफिनिट जगह तक रहती है। वो भी मैं आपको इसकी एक रीजन बताऊंगा आगे जाकर। फिलहाल अभी यहां आप इसको समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे आप यहां से अंदाजा लगाएं, ये मैग्नेट है ना, अगर आप इसके यहां लोहा लेकर आते हैं ये खींच लेता है, लेकिन अगर आप इस आयरन को यहां लेकर आ जाए तो आयरन को ये खींचेगा जरूर, लेकिन अब ये फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर बॉडी, आप उस बॉडी से काफी दूर चले जा चुके हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वो पहले स्ट्रांग थी। जमीन के साथ भी बिल्कुल ऐसा है। जमीन के लॉ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसको वैसे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, स्क्वायर में जो है वो फोर्स क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, घटती जाएगी, यानी रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास। सो आप फर्ज करें अगर एक बॉडी आपकी इस जगह पर मौजूद है, स्टिल दैट अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट बॉडी, बट यू कैन फील दैट अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थोड़ी सी स्लो हो गई है। ठीक है, यानी कम हो चुकी है, अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप उसकी पर्टिकुलर से जगह से काफी डिस्टेंस आपका बढ़ चुका है, यानी डिस्टेंस अच्छा खासा है आपका वहां से। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन, उसको ए से भी जाहिर किया जाता है। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास, यानी एक मास पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है आपके पास। जितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी ज्यादा होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड मास, वहां भी अगर जाएं, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आपको याद हो वहां था उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ जो थी वो आपने पढ़ी थी, द टोटल फोर्स इन अ यूनिट चार्ज। एक चार्ज को कितनी फोर्स फील हो रही है, इसी तरह एक मास को कितनी फोर्स जो है फील हो रही है, वो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन के करीब ज्यादा तेज हो जाएगा, लेकिन ये जमीन से जितना दूर जाना शुरू हो जाएंगे ये उतना ही आपके पास वीक होता जाएगा। उसकी रीजन ये फोर्स है, क्योंकि फोर्स का ताल्लुक डिस्टेंस के स्क्वायर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। यानी क्योंकि मैसेज तो वैसे ही चेंज नहीं होते, एक मैस वो है, एक मैस ये, एक ये मैस है, एक ये मैस है, दो मैसेज हैं, ये मैसेज तो चेंज नहीं हो रहे, बट इनके बीच में फोर्सेस चेंज हो रही हैं हमारे पास। उसकी रीजन दिस आर, बिकॉज दिस आर हैज
बीन इंक्रीज्ड, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। आमतौर पे जितनी फोर्स लग रही है उतना मैथ्स और जमीन के हिसाब से उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी भी कहा जा सकता है। तो फोर्स की यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन होती है, मास की यूनिट हमारे पास केजी होती है, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी भी कहा जा सकता है। जमीन के एन ऊपर तो इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन पर केजी आप कह सकते हैं, राइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन के एन ऊपर इसकी इतनी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो है समझ आ चुकी होगी। ग्रेटर इज द डिस्टेंस, लेस इज द स्ट्रेंथ, एंड in fact if you got a very small distance you got a lot of strength of that particular gravitational field। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी एक खास डायरेक्शन होती है। स्टूडेंट्स क्या कभी आपने इस फील्ड को एनालाइज करने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी जगह भी मौजूद है जिनमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है? जैसे एक आपको चीज बताते हैं, शायद आपने कभी ना सुनी हो, न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारी जमीन से नियरली कुछ 30 खरब गुना टाइम्स ज्यादा होती है। यानी आप समझ लें कि अगर आप किसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन स्टार में जाके अगर आप गिर जाते हैं तो ग्रेविटी आपको क्रश कर देगी, इतनी क्रश कर देगी कि आपको एक हो सकता है मटर के दाने जितना बना दे। ये मेरी एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा ही है। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज है जो ग्रेविटेशनल फील्ड को स्ट्रांग बनाती है? तो वो है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यही जमीन है, अगर आप इस जमीन को क्रश करके यानी इतना पीस दो कि ये थोड़ी सी थिन है, ये और मजीद थिक होके, यानी आप इसके रेडियस को छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, रेडियस छोटा हो गया। रेडियस क्या हो गया स्टूडेंट्स? छोटा हो गया। जबकि मास आपका कांस्टेंट है, रेडियस छोटा हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट करते हैं और स्क्वायर में बढ़ जाएगी, ये भी मैं बता दूं। तो न्यूट्रॉन स्टार्स की भी यही एग्जांपल होते हैं। तो ये जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वाले, उनके लिए आसान होता है कि अगर कोई ऐसी बॉडी जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो तो वो उसकी जी की वैल्यू ये आराम से निकाल दें। लेकिन कुछ ऐसी सी बॉडीज हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और बहुत ज्यादा डेंसिटी हाई होने से क्या होता है कि उन जगहों पर आपके पास जी की वैल्यू भी उतनी शिद्दत से इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि एक्चुअली होता यूं है कि वो एक बहुत बड़ा मास होता है और उस मास को स्क्वीज करके छोटे रेडियस में डाला गया होता है। तो रेडियस अगर छोटा हो जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हमारे पास क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, कम, इनफैक्ट ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। सो हर वो तमाम पार्टिकल जो डेंसर होते हैं उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होती है, और हर वो पार्टिकल जो हमारे हल्के फुल्के से होते हैं, जैसे गैस के बड़े बड़े जाइंट्स हमारे इस सोलर सिस्टम में भी मौजूद है, वहां ग्रेविटी जो है एज कंपेयर टू अर्थ वो बहुत कम है। और उसकी रीजन ये है कि वो एज कंपेयर टू अर्थ इतने ज्यादा डेंसर नहीं है। हम इस जी की वैल्यू को आउटसाइड द स्फीयर बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जमीन के बिल्कुल बाहर हों, इस जगह पर, तो आपके पास इक्वली हर जगह पर एक कंसेंट्रिक किस्म की हमारे पास जो है वो हमारे पास वो सर्कल सा मौजूद है। हम उसमें जी की वैल्यू को वही लेते हैं, यानी जमीन हर जगह पर आपको एक ही जगह से अट्रैक्ट करती है। और तो उन जगहों पर कि जहां आपका जमीन, फर्ज करें जमीन का ये हमारा सेंटर है, आप जमीन के सेंटर से जितना दूर जाएंगे, जमीन के सेंटर से जितना दूर जाएंगे, यानी रेडियस आपका जितना बड़ा होता जाएगा, तो फोर्स आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट करते हैं। सो अगर फर्ज करें जमीन कुछ ऐसी जगहों पे, अगर जमीन एक ओवल की शक्ल हो, तो एक ऐसी जगहों पे जहां आपका जमीन से फासला, इस सेंटर से फासला बहुत ज्यादा हो, तो वहां क्या होता है? आपके पास जी की वैल्यू जो है वो कम पड़ जाती है। सो ये था एक थोड़ा सा अहवाल जो है आउटसाइड द स्फीयर का। इनसाइड द स्फीयर,
ये तो आउटसाइड था, अब इनसाइड दी स्फीयर की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें आप किसी तरीके से जमीन के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, यहां पहुंच के, ये यहां पहुंच के अब आपके पास जमीन का सेंटर कम होता जा रहा है, यानी रेडियस कम हो रहा है, तो क्या आपकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जैसे जैसे आपका रेडियस बड़ा होता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी, जैसे से रेडियस कम होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी क्या है, वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अगर रेडियस यहां छोटा है तो क्या ये फोर्स बढ़ जाएगी? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप जब जमीन के अंदर फर्ज करें इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, ऑल दो कि आपका रेडियस यहां से यहां छोटा रह गया, इधर तक छोटा रह गया, लेकिन अब आपका अगर मैं एक सर्कल बना दूं ना, तो आपका मैस भी सिर्फ इस एरिया तक का कंसिडर किया जाएगा, जबकि ये मैस जिसको आप पीछे छोड़ रहे हैं वो आपका सिस्टम से ही आउट हो चुका है। यानी अब आपने ये जो गोला सा बनाया हुआ है, इसी गोले में रहकर आपने जो है मैस को फील भी करना है। तो मैसेज जितने आपके बड़े होते जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी बड़ी होती जाएगी। मैसेज जितने कम हो जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। तो इस जगह पर जाकर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं रेडियस के लिए, तो वो सर्कल का जो आपका मैस होगा वो बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो वो थोड़ा मैस जो है ना, वो आपको कम फोर्स जो है आप पर अप्लाई करेगा। इवन दो आप जाके सेंटर में पहुंच जाए, एग्जैक्ट सेंटर में, तो सेंटर में जाकर आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि मास की कंसंट्रेशन उस जगह पर हमारे पास जीरो हो जाएगी। अगर मास कंसंट्रेशन जीरो हो तो जीरो सबसे मल्टीप्लाई होकर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस जगह पर हमारी जीरो हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसा जैसा हम जमीन की सरफेस पर आते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है इनसाइड द अर्थ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाएगी। तो बहरहाल ये बेहतर है कि हम इसको एक पॉइंट मास लेकर हम उसके इर्द गिर्द जो बाहर है उसको उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें। ये ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू जब हम अंदर जाकर फिर उसकी डेंसिटी को नोट करना शुरू कर दें। जितनी डेंसिटी बड़ी होगी, डेंसिटी बड़ा होने का मतलब क्या होता है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम के अंदर आपका जितना ज्यादा मास होगा उतनी डेंसिटी होगी। तो अगर फर्ज करो इस वॉल्यूम में, ये हमारा अर्थ है, इस वॉल्यूम में आपकी 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 24 kg हमारा मास है, लेकिन अगर मैं इतना ही और भर दूं तो ये फुल होगी, इसका मास डबल हो गया। तो अब यही, और हमने वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं किया। वॉल्यूम अगर इंक्रीज ना हो इसका मतलब है रेडियस भी आपका इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ही मौजूद है, यानी आपने उसी जगह पर सारा कुछ भर दिया। तो अब क्या होगा आपके पास? अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि आपने इतना ही मास उसमें इंक्रीज कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी जमीन है और आप इस जगह पर, जमीन के सरफेस पर, इस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर आप मौजूद हैं और जमीन का सेंटर इस जगह पर मौजूद है और जमीन आपको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसका मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर बॉडी विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये मैंने आपको एक फार्मूला न्यूटन्स लॉ का बताया था। अब आप जमीन की तरफ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं और एक खास फोर्स से जा रहे हैं, जो कि फोर्स है हमारे पास ये। हमने इस फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mg भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि यही फोर्स आपका वेट भी होती है। आप जमीन पे किस फोर्स से जा रहे होते हैं? अपने वेट की फोर्स से जा रहे होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, यानी mg इज इक्वल टू होगा g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। सॉरी, जमीन के मास को हम कैपिटल M और इसको स्मॉल m कर देते हैं, यानी ये आप एक को कैपिटल M और एक को स्मॉल m कर दें। आप तो स्मॉल m में आएंगे, वेदर जितने मर्जी आप हैवी हो जाएं, m और m आपस में कैंसिल हो गया। सो g की वैल्यू आ जाएगी gm ओवर r स्क्वायर के। अब g की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -11
और मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई 10⁻²4 और r जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी आपकी जमीन के सेंटर से आप तक का जो फासला है वो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर ये हमारे पास मौजूद है। यस, तो अगर मैं 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर यहां लगा लेता हूं तो 6.673 तो स्टूडेंट्स ये आएगा 9.77 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास होती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। आप जैसे जैसे जमीन से, फर्ज करें ये हमारी जमीन है, आप इस जमीन से जब यहां से यहां तक होते हैं तो आपका जमीन की सरफेस से सेंटर तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहा जाता है। तो इस पॉइंट पर जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ ली थी, दैट इज 9.77 अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने पढ़ी थी। इस जगह पर आपका अर्थ का रेडियस इतना था। फर्ज करें आप किसी तरीके से एक जमीन में से एक कंसिडरेबल हाइट पे पहुंच जाते हैं, फर्ज करें माउंट एवरेस्ट पे या K2 पे पहुंच जाए। K2 28,250 फीट या 8,611 मीटर, या इवन माउंट एवरेस्ट 8,800 समथिंग अब मीटर पे पहुंच जाए, ये माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। अब आपने जमीन से कंसिडरेबल हाइट भी अचीव कर ली है और हमने न्यूटन्स लॉ में ये बात पढ़ी थी कि F इज इक्वल टू होता है G m1m2/r²। सो जितना जितना r आपका इंक्रीज होता जाएगा उतनी आपकी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी हमारे पास, कम। तो इस पॉइंट पर हमारी जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी हमारा वेट भी कम हो जाएगा, यानी जितना जितना आप हाइट अचीव करेंगे कम हो जाएगा। तो एक्चुअली जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था जी का, जो कि था Gm/r², r अर्थ का था। तो अब जब कंसिडरेबल हाइट आप अचीव कर लेंगे, यानी खास हाइट, तो आपका आर जमीन के सेंटर से यहां तक जो हो जाएगा वो आर हाइट वाला हो जाएगा, हाइट वाला। फिर आपका ये आर ई नहीं देगा, फिर यहां से यहां तक आर हाइट वाला हो जाएगा। इस हाइट वाले आर को आप आर ई प्लस एच भी कह सकते हैं, यानी आप इस आर जो आपका नया जो जी आया वो Gm/हाइट वाला आर है हमारे पास, ये आ चुका है। सो इस हाइट वाले आर को आप क्या कह सकते हैं, Gm/r e प्लस एच का होल स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। सो जितना जितना आप डिस्टेंस अचीव करते जाएंगे उतनी उतनी जो है हमारे पास जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी फर्ज करें अगर आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, यानी ये पोजीशन है 8,859 मीटर, ये तकरीबन माउंट एवरेस्ट इतना ही होता है, याद रखना। और K2 यानी जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते, इसका 8,611 मीटर, यानी ये जमीन की सरफेस यानी आप सी लेवल से इतनी ऊंची है। तो चेक करते हैं माउंट एवरेस्ट पे ये जी की वैल्यू कितनी होती, यानी जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और आपके पास आर ई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 और हाइट हमारे पास आ गई कितनी, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी, ये इजाफी 8,859 8,859 मीटर्स में रखनी है आपने। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं, ये तकरीबन 9.747 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, जो कि इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी ज्यादा आप हाइट पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब माउंट एवरेस्ट पे भी कुछ खास आपका जी का फर्क नहीं पड़ता, तो आपका वेट में कोई खास जो है वो कमी नहीं होती। वेट का ताल्लुक याद रखें जी की वैल्यू के साथ होता है, W इज इक्वल टू mg की वजह से, तो जी के साथ ये बिलोंग करता है। अब चलते हैं आगे। अगर फर्ज करें हम ऐसी सैटेलाइट पे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे चले जाएं जो कि 35,000 नियरली उसकी हाइट है
35,700 किलोमीटर। चलो मीटर में लाने के लिए इतने मीटर है, यूनिट 10 100,000, यानी इतने मीटर हमारे पास ये हाइट है इसकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें लगा दूं, यानी GH हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -11 और 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 24 और ये हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6 और इसमें ऐड कर दें 3570000। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्यूशन करते करते तो ये आ रही है स्टूडेंट 0.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज वेरी स्मॉल। ये आप देखें कितनी कम हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा कम हो गई है, यानी बहुत ज्यादा कम। यानी 45 टाइम्स कम हो गई है, ये वैल्यू 45 टाइम इससे कम हो गई। सो जितनी आप हाइट अचीव करते हैं जी की वैल्यू उतनी ही क्या होनी शुरू होती, कम हो जाती है। यानी आप इन तमाम बातों का लबे लुबाब ये हुआ। आपकी जी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? GM/r²। अगर आप इतना ऊपर चले जाओ, ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल। अगर आप फर्ज करो हाइट अचीव कर लेते हो और इतना चले जाओ कि ये रेडियस 2r हो जाए, 2r समझते हैं? 2r यानी जितना रेडियस जमीन का इतना रेडियस आप ऊपर अचीव कर लें, इतना हाइट आप अचीव कर लें, तो ये GM/4r² हो जाएगा। यानी 4 को अगर बाहर निकाले तो 1/4G, यानी आपकी G की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ में आ रहा है हमारे पास। यानी आपकी असल वैल्यू 9.8 है, 4 गुना कम करें तो नियरली 2.4 या 2.45 आ जाएगी। सो अगर आप इतना ऊपर चले जाते हैं यहां से कि अगर ये रेडियस है, एक रेडियस मजीद एक रेडियस, यानी 2 टाइम रेडियस ऊपर चले जाएं, तो अब जमीन से 3 टाइम रेडियस हो चुका है, 3r। तो 9 गुना, यानी यहां 3r लगाएंगे, 3 का मतलब होगा 9r², 1/9G वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। यानी इसका मतलब होगा कि जी की वैल्यू आपकी 9 गुना कम होगी अगर आप जमीन से इतना ऊपर चले जाए। जमीन का यहां से यहां तक रेडियस 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। यानी अगर आप मजीद 64 और मजीद 64 यानी 12800 किलोमीटर में चले जाएं तो आपकी जी की वैल्यू 9 गुना कम हो जाएगी। स्क्वायर में वैल्यू कम हो जाएगी और जी की वैल्यू कम होने का मतलब है उतना ही गुना आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि जी आपके साथ डब्ल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है बिहेवियर बनाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत आसान सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको बस एक ही बात करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सेकंड ईयर के जो मैथ्स के लेक्चर हैं वो भी आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे और उससे भी मुस्तफीद हो रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।